वेलकम एवरीवन, मेरा नाम योगेश्वर है और आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के अंदर हमारी जियोमॉर्फोलॉजी को शुरू करने वाले हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है अर्थ और उसके इंटीरियर की स्टडी। अब इसके अंदर हमारे जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आज का जो हमारी क्लास है इसमें हम रॉक्स और इसी के साथ साथ जो इंटीरियर है उसके अंदर कौन सा हिस्सा कैसे बनता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो हमने इसमें देखा था कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है उसके बाद हमारा क्या आया था, हमारी गैलेक्सीज बनी थी। गैलेक्सीज के बाद हमारे क्या बने थे, स्टार बने थे। स्टार के बाद हमने कहा था कि जो स्टार है, स्टार के अराउंड जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोलर सिस्टम बन जाता है। उसी के अंदर हमारा एक प्लैनेट है अर्थ। तो अर्थ का जो ओरिजिनेशन है वो भी ऐसे ही हुआ है। उसके लिए मैंने आपको बताया था हमारे लिए सबसे रेलेवेंट थ्योरी है नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास। इसके अंदर उसने कहा था एक गैसियस क्लाउड है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम भरी हुई है। वो रेडिएशन की वजह से चारों तरफ घूम रहा था, फिर उसके अंदर कूलिंग हुई, कूलिंग होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया और फिर हमारे पास 9 रिंग्स बनी और उन 9 रिंग्स से हमारे पास 9 प्लैनेट्स बने। अब कहोगे कि प्लैनेट्स तो हमारे पास 8 हैं, सोलर सिस्टम में है, लेकिन प्लूटो भी एक टाइम तक हमारा प्लैनेट था। तो आज के टाइम पे उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, लेकिन शुरुआत में हम मान के चलते थे कि वो 9 ही प्लैनेट है क्योंकि उसका जो साइज है वो अच्छा खासा है, प्लैनेट जितना है। अब इसके अंदर नेबुलर थ्योरी ने ही हमें ये बताया कि अच्छा ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है। फिर इसके अंदर हमें याद रखना है कि जो अर्थ का ओरिजिनेशन है वो कब हुआ है, तो वो हमारा करीब करीब मानते हैं कि अराउंड 4.4 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ठीक, बाकी ये जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, दीज आर हाइपोथेटिकल नंबर्स। याद रह जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन रफ एस्टिमेट हमें होना चाहिए। अब नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास ने एक और चीज़ कही। उसने कहा कि जो भी हैवियर एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा उसकी कोर की तरफ जाते हैं। जैसे हमने देखा था सोलर सिस्टम में भी जो सबसे हैवी चीज़ है वो है हमारा सन, और वो भी कहाँ मिलता है, बिल्कुल सेंटर में मिलता है। तो ऐसे ही जब प्लैनेट्स बनने लगे, जब वो डिस्क चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही थी, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मास होगा वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के साथ साथ सबसे बीच वाला जो हिस्सा है जिसको हम कोर बोल रहे हैं, उसके अंदर सबसे हैवी मटेरियल्स जाएंगे। तो उसने कहा ऐसे करके जो हमारी अर्थ है उसके अंदर लेयर्स बन गई। फिर सवाल आया कि इसका मतलब कि जो अर्थ की डेंसिटी है वो लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फिर हमें कैसे पता चला कि ये अलग अलग लेयर्स हैं, तो हमने अलग अलग स्टडीज़ करी, टेम्परेचर की स्टडी करी, स्ट्रक्चर की स्टडी करी। उसमें हमारे पास कुछ आते हैं डायरेक्ट एविडेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, खुद हमारी जो माइनिंग वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर खुदाई करके हम खुद देखते हैं। अगले कुछ होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंसेस, जिसमें हम किसी ना किसी वेव्स के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक, या फिर जो कोई मीटेओराइट हमारी धरती पे आए तो हम मान के चलते हैं कि हमारी अर्थ का भी कंपोजिशन कुछ ऐसा ही होगा। उन सबको जो पढ़ के हम करते हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एविडेंसेस। अब इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर सबसे पहला सवाल आया कि क्या अर्थ के अंदर सिर्फ एक लेयर है, तो आंसर है कि नहीं। मेन रूप से अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम है कोर, और उसके अंदर वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है नाइफ से। नाइफ का अर्थ है निकेल प्लस में आयरन, और ये सबसे ज़्यादा हैवी एलिमेंट है। तो सबसे ज़्यादा हैवी हिस्सा जो है वो हमारा कोर में आ गया। फिर उसके बाद अगला उससे हल्के से बना, वो बना हमारा मेंटल। तो मेंटल जो है वो बना सीमा से। सीमा कौन है, तो सीमा है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, तो उससे बना, और साथ में ओशेनिक क्रस्ट भी उसी से बनी। और लास्ट में हमारा क्या था, लास्ट में था हमारा क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है वो सबसे हल्की है, सबसे हल्की होगी तो वो सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से बनी। तो सियाल, सीमा और नाइफ आपको याद रखना है। क्रस्ट सियाल से बनी है, मेंटल सीमा से बना हुआ है, और कोर नाइफ से बनी हुई है। इस बात को बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एडवर्ड स्विज। उन्होंने इसकी स्टडी करी थी और उन्होंने बताया था कि ये 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। फिर सवाल आएगा कि जो अर्थ के अंदर इंटीरियर है उसकी स्टडी के लिए हमने क्या किया, तो भाई उसके लिए हमने सबसे पहले सहारा लिया सिस्मिक वेव्स का। अब कहेंगे सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, तो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो वेव्स होती हैं, वेव्स के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आता है
वो है दो कैटेगरीज का, एक है ईएम वेव्स और एक होती है मैकेनिकल वेव्स। तो हमारे पास जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का मतलब होता है कि जिनके अंदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, उनको मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। और अगली जो खासियत होती है वो है कि हमारे पास ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, इनके अंदर हमें अलग अलग नेचर देखने को मिलता है। जैसे हमें जो सिस्मिक वेव्स हैं वो हमारे पास 3 होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे। सबसे पहली है हमारी पी वेव्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। और दूसरी जो है हमारे पास वो हैं एस वेव्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिस्मिक के वेव्स के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। फिर सवाल आएगा कि इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो सबसे पहला है कि जो प्राइमरी वेव हैं वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करने वाली वेव्स होती हैं। और इसी के साथ साथ इनकी जो अगली खासियत है वो क्या होती है, वो है कि जो पी वेव्स हैं ये हमारे सॉलिड से भी पास हो सकती हैं, लिक्विड से भी पास हो सकती हैं और साथ में गैस से भी पास हो सकती हैं, यानी कि तीनों मीडियम से पास कर सकती हैं। वैक्यूम से नहीं करेंगी, याद रखना है, कोई भी मैकेनिकल वेव वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती है, सिर्फ ईएम वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। फिर अगला आएगा कि भाई अच्छा ये तो हमने समझ लिया, फिर अगली एस वेव जो है इसके अंदर क्या चीज़ है, तो ये कंपैरेटिवली स्लो हैं, बहुत स्लो नहीं है, कंपैरेटिवली स्लो है, किससे, पी वेव से। और ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सॉलिड होता है उससे ट्रेवल करती हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये यदि हमें पता चल गया तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में होगी। इस चीज़ की वजह से क्या होता है, इस चीज़ की वजह से हमारे पास एक एरिया बनेगा, उसको हम बोलते हैं शैडो जोन। ठीक, कैसे, जैसे सबसे पहले हमने लिया है पी वेव का प्रोपोगेशन देखते हैं। तो जब हमारी पी वेव कहीं से भी पास करेगी तो ये देखो हमारी जो ये बाहर वाला हिस्सा है इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट हमने देखा था किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है सियाल से, और इसी के साथ साथ क्या है, सॉलिड है। ठीक, यदि सॉलिड है तो उसके अंदर से आराम से पास करेगी। मेंटल भी हमारा करीब करीब सॉलिड है, सिर्फ एस्थेनोस्फीयर वाला रीजन सेमी मोल्टन है। और फिर लास्ट में जब बात आती है किसकी, जब बात आती है हमारी आउटर कोर की, किसकी, आउटर कोर की, तो उस समय पे हमें ध्यान रखना है कि आउटर कोर जो है हमारी दैट इज लिक्विड। तो जब ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, सबसे ज़्यादा सॉलिड में थी स्पीड, तो इस चीज़ की वजह से इसमें डिस्टॉर्शन आएगा। और ये डिस्टॉर्शन होने की वजह से यहाँ पे ये वाला जो हमारा रीजन है इसके अंदर क्या बन जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा उसका शैडो जोन। अब ये जो शैडो जोन बनेगा वो पी वेव का बनता है दोनों तरफ, 103 डिग्रीज से लेके 143 डिग्रीज तक, दोनों तरफ, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। अब फिर सवाल आया कि अच्छा ये तो हो सकता है कि भाई कुछ और हो, ये डिस्टॉर्शन ऐसे ही आया हो, लेकिन फिर हमने देखा कि चलो एस वेव का प्रोपोगेशन करा के देखते हैं। तो जब असल में एस वेव का प्रोपोगेशन कराया तो हमें पता चला कि 105 डिग्री के बाद, दूसरी तरफ भी 105 डिग्री के बाद, दोनों तरफ हमें एस वेव्स मिल ही नहीं रही हैं। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि भाई ये जो हमारी आउटर कोर है दैट इज डेफिनेटली क्या है, दैट इज डेफिनेटली लिक्विड, क्योंकि एस वेव लिक्विड से पास नहीं करती हैं। तो फिर सवाल ये उठेगा कि हो सकता है कि जो अंदर वाली रेयर है वो भी लिक्विड हो, तो वो लिक्विड क्यों नहीं थी। तो उसका आंसर हमें मिला कि जब यहाँ से क्या पास हो गई, जब यहाँ से हमारी पी वेव्स पास हो गई, और पी वेव्स जैसे ही आउटर कोर से इनर कोर के अंदर एंटर करेंगी तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो उनके स्पीड बढ़ने से हमें पता चल गया कि अच्छा जो इनर कोर है दैट इज नॉट लिक्विड, इनर कोर तो सॉलिड ही है। तो याद रखना है, इस चीज़ की वजह से हमें पता चला, सिस्मिक वेव्स की स्टडीज़ की वजह से हमें यह पता चला कि जो हमारे पास आउटर कोर है अर्थ की दैट इज नॉट सॉलिड, दैट इज लिक्विड। ठीक है, चलिए ये सारा काम हुआ। फिर इसके बाद वही कि एक हमारा होता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या है, तो याद रखना है कि जो हमारा मेंटल है, मेंटल का सेमी मोल्टन पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के बाद जैसे जैसे हम जाते हैं तो वैसे वैसे मेंटल की जो रॉक्स हैं वो डेंस होती चली जाती हैं। आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है, ये हमने देख लिया। फिर अर्थ के जब कंपोजिशन की बात करते हैं तो भाई कैसा है, तो सबसे पहली बात याद रखनी है, अर्थ के क्रस्ट की जब बात करेंगे
तो याद रखना ओ सियाल, ठीक है, ये काफ़ी काम आएगा आपके। ओ सियाल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, और फिर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आता है। जब अर्थ एज ए होल की बात होगी तो याद रखना सबसे ज़्यादा अब आयरन है, इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अब आयरन है जब अर्थ एज ए होल की बात हो रही है। और फिर से दोबारा क्या आएगा, फिर से आएगा हमारा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन एंड देन मैग्नीशियम। अगला सवाल ये आया कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा है, तो याद रखना है एल्यूमिनियम। अर्थ की क्रस्ट में एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो याद रखना है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे CDS वगैरह के अंदर कई बार सवाल आते हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते हैं। फिर आया कि अच्छा ठीक है, जो अर्थ है उसके अंदर हमारी दुनिया भर की रॉक्स होती हैं, उसमें हमारे पास 3 टाइप्स की रॉक है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। सबसे पहली जो हमारी आती है दैट इज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक वो हैं जो मैग्मा या लावा के जमा होने की वजह से, उनके डेपोजिशन या फिर सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनती हैं, उनका नाम इग्नियस रॉक होता है। इसके अंदर याद रखना है लावा जो होता है वो आउटसाइड जो फ्लो करता है, मोल्टन रॉक्स जब बाहर फ्लो करती हैं दे आर नोन एज लावा, जब वो इनसाइड फ्लो करती हैं दे आर नोन एज मैग्मा। तो जब वो अंदर जमा हो जाएंगी तो उनका नाम क्या पड़ जाता है, तब उस समय पे याद रखना है जब मैग्मा सॉलिडिफाई होगा तो उसका नाम पड़ेगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जिस समय पे आउटसाइड आके होगा तो उस समय पे नाम पड़ जाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये एक साथ जमा होती हैं तो इनके अंदर कोई लेयर्स नहीं पाई जाती। जब किसी के अंदर लेयर नहीं मिलेंगी तो याद रखना है उसके अंदर फॉसिल्स भी नहीं होंगे, क्योंकि फॉसिल्स कहाँ पे आएंगे, तो इसीलिए ये क्रिस्टलाइज होती हैं और इनमें कोई फॉसिल नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बजाल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और गबरू, ठीक है। ऑब्सीडियन, प्यूमाइस, टफ, ये सभी भी याद रखने हैं, बट दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दीज टाइप्स ऑफ रॉक आर कैटेगराइज अंडर विच कैटेगरी, फलाना ढिमका करके, तो याद रखना है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में आपको याद रखना है कि इसमें लिथिफिकेशन होता है। लिथिफिकेशन का मतलब है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ती है, उसको लिथिफिकेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर जब कोई रॉक इरोड हो जाती है, उसके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बन जाते हैं, तो उसका कॉम्पैक्शन होता है, एक जगह इकट्ठी होती है, फिर लिथिफिकेशन होता है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है। जब लेयर होती है तो लेयर के बीच में क्या आ जाएंगे, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, इसके बीच में क्या आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा फॉसिल। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इन रॉक्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही, याद रखना है, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स आर ओनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। अब इनके हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, उसके एग्जांपल हैं सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट और शेल। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, पेपर में सवाल आता है कि ये बताओ ये कौन से टाइप की सेडिमेंट्री रॉक है। देन केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, हेलाइट, जिप्सम, चर्ट और डोलोमाइट। इसके अंदर हमारा हेलाइट भी इंपॉर्टेंट है, चर्ट भी इंपॉर्टेंट है और डोलोमाइट भी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में आता है हमारा ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोल, ठीक है। याद रखना कोल भी क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक। इसीलिए तो पता है ना फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। अगला है लाइमस्टोन और चौक। अच्छा, लाइमस्टोन की खासियत ये है आप लाइमस्टोन को तीनों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइमस्टोन यदि कभी भी पूछा जाए आपसे तो आप आराम से उसको तीनों के अंदर डाल सकते हो। चलिए, लास्ट में जो आती हैं वो है मेटामॉर्फ्स रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। जब दोनों ही रॉक हीट और प्रेशर के अंदर जाती हैं और उनके अंदर उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाती है टेम्परेचर या प्रेशर के चलते, तो उस समय पे उनके मेटामॉर्फिसाइज्ड होने की वजह से जो रॉक बनती हैं दे आर नोन एज मेटामॉर्फस रॉक। इनके अंदर भी कोई फॉसिल नहीं होता, कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता। याद रखना है मेटामॉर्फस रॉक हमेशा ही या तो किसी इग्नियस रॉक से बनेंगी या सेडिमेंट्री रॉक से बनेंगी, इन्हीं से ही बनती हैं, अपने आप कोई नहीं होती। जैसे हमारे पास ग्रेनाइट हमारी क्या थी, इग्नियस रॉक थी, कन्वर्ट होके किस में बदल गई, नीस में बदल गई। नीस हमारी क्या है, दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक। जैसे आपने देखा हो मार्बल घर में जो आप लगवाते हो, इट इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक, किससे बनती है, लाइमस्टोन से बनती है। लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री। फिर आता है हमारा सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा क्वार्ट्जाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैंडस्टोन कन्वर्ट होके बदलता है क्वार्ट्जाइट के अंदर। लास्ट में क्ले, क्ले बदल जाती है हमारी स्लेट या फिर शिस्ट में, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारी क्या कौन सी रॉक हैं, किससे बनती हैं।
इसी के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।